हेलो बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और अब हम लोग इस चैप्टर के लगभग लगभग अंत तक आ चुके हैं। अभी तक हम लोग ने ये डिस्कस किया कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं और उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा। जब मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ा रहा था, उस टाइम पर मैंने आपको लिए एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था। और हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया था, एक ह्यूमन प्रोटीन को एक बैक्टीरियल सेल में बनवा रहा था। अब मैंने क्या किया था कि एट दैट टाइम मैंने क्या किया था कि पेंक्रियाज से आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से उसकी वहां से एक बीटा सेल को निकालकर वहां से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालकर फिर हमने एक वेक्टर की मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, अगर मैं बार बार जीन ऑफ इंटरेस्ट को पेंक्रियास की सेल्स यानी कि बीटा सेल से निकालूंगा तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। और टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ ये हमारा बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट करेगा। ठीक है। वही सेम चीज मैं वेक्टर के लिए भी एप्लीकेबल बोल सकता हूं। तो क्यों ना हमारे पास अगर कोई ऐसा मेथड हो जिससे हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई कर लें और उसकी मल्टीपल कॉपीज को तैयार कर लें। वही सेम चीज अगर मैं वेक्टर के लिए कर लूं तो मैं बहुत कम टाइम में बहुत सारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर उससे अपने प्रोडक्ट को बना सकता हूं। ठीक है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए कैरी मुलिस जी आए और कैरी मुलिस ने 1985 में एक रिएक्शन के बारे में हमें बताया जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बेसिकली हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते क्या हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम लोग डीएनए की मल्टीपल कॉपीज यानी कि एम्पलीफाई करते हैं डीएनए को बहुत कम टाइम में। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक्स को समझते हैं। ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि इन पीसीआर टेक्निक हम एक डीएनए सेगमेंट को हम एक डीएनए सेगमेंट को क्या करना चाह रहे हैं, या डिजायर्ड सेगमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे या एम्पलीफाई करेंगे, यानी कि मल्टीपल कॉपीज तैयार करेंगे या इस डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। इतनी बात समझ में मुझे आ गई। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, अगर मैं किसी डीएनए सेगमेंट को अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं यानी कि एम्पलीफाई करना चाह रहा हूं, तो अंततः मैं करना क्या चाह रहा हूं? एक्चुअली मैं करना चाह रहा हूं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। और जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन आ गया आपके दिमाग में तुरंत कुछ बातें याद में आ जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए रेप्लिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। ठीक है। तो इसीलिए जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस को बहुत अच्छी तरीके से समझने में असमर्थ रहेंगे। ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उसको मैं वन बाय वन थोड़ा थोड़ा आपको बताते हुए चलूंगा ताकि आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाए। ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन तो हम जानते ही हैं। ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि पीसीआर में बहुत कम टाइम में डीएनए सेगमेंट को हम लोग इसकी एक मल्टीपल कॉपी तैयार करना चाह रहे हैं, यानी कि इसको एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है। इतनी बात मैं बार बार आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पीसीआर टेक्निक में बहुत कम समय में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज तैयार करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब इसको डिस्कस किसने किया था? इसको डिस्कस किया था कैरी मुलिस ने, और इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जो पीसीआर होती है, पीसीआर का यूज आज के टाइम पर, आज के मेडिकल में पीसीआर का बहुत बड़ा रोल है बेटा, डायग्नोसिस में। वो मैं आपको जब इसको इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूंगा तो मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। ठीक है। कैरी मुलिस ने इसको डिस्कस किया था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने डिस्कस किया था अप्रोक्सीमेटली 1985 में। ठीक है। चलिए, अब
अगर मैं बहुत कम टाइम की बात करता हूं तो आपकी एनसीईआरटी ही बोलती है कि अगर मैं पीसीआर के 20 साइकिल्स चला दूं, 20 साइकिल चला दूं, तो मैं लगभग लगभग एक डीएनए सेगमेंट की लगभग 1 बिलियन कॉपीज तैयार कर सकता हूं। सॉरी, 1 मिलियन, 1 मिलियन, सॉरी, 1 मिलियन कॉपीज तैयार कर सकता हूं। और अगर मैं बात करता हूं 30 साइकिल्स की, तो मैं 1 बिलियन कॉपीज तैयार कर सकता हूं। अब आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी कि मैं बहुत कम टाइम में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि वेक्टर को बहुत कम टाइम में पीसीआर के हेल्प से बहुत कम टाइम में बहुत सारी कॉपीज तैयार कर सकता हूं। ठीक है, तो इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब पीसीआर को समझने से पहले थोड़ा सा मैं डीएनए रेप्लिकेशन में जो जो स्टेप्स यूज होते हैं, थोड़ा सा एक दो स्टेप के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आइए सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, अब आप ये मानिए कि ये आपका डीएनए है। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की हम बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और अगर हम लोग डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो दो स्टैंड होंगे ही बेटा इसमें। ठीक है, और दोनों स्टैंड आपस में जुड़े होते हैं, दोनों स्टैंड्स आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो ये मैं क्या बना रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये किसके किसके बीच में होती है, आपके नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में होती है। ठीक है, ये मैंने बना दिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब अगर मैंने यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है, इसका मतलब यहां पर क्या है आपका, यहां पर ग्वानिन होगा और यहां पे क्या होगा, साइटोसिन होगा। और अगर मैंने दो डबल बॉन्डिंग दो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है, तो ये एडेनिन और थाइमिन होगा। याद रखिएगा, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है बेटा, यहाँ पर 3 और 2 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, इस चीज को बच्चे कभी कभी गलत करते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बोल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, अब मुझे बहुत अच्छे से पता है। अच्छा हाँ, ये मैंने तो क्या बोल दिया कि ये क्या है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए फॉर्म करने से पहले मुझे इन दोनों स्ट्रैंड को अलग करना पड़ता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड, दोनों के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया कि वापस से मैंने एक यहां पर डीएनए बना लिया। चलिए, ठीक, अब मैंने क्या करना है, ध्यान से सुनते रहना बेटा, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तोड़ूंगा। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ूंगा। यहां पर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ दिया। कैसे तोड़ते हैं हम लोग, अगर हम लोग पीसीआर टेक्निक का की बात कर रहे हैं, तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ेंगे हीट के द्वारा। तो बोथ स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड बाय हीट। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर लिख देता हूं मैं कि बोथ स्ट्रैंड्स strands of DNA is separated by separated by heat, बाय हीट। हीट के द्वारा हमने क्या किया, ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहां पर लिखता जाऊंगा। ठीक है, हीट के द्वारा मैंने इनको अलग कर दिया। ठीक है, आइए, यहां पर मैंने दोनों को अलग कर दिया। और दोनों को जब मैंने अलग किया, अब सुनते रहना बात ध्यान से, मुझे अच्छे से पता है कि ये दोनों स्ट्रैंड क्या करते हैं, टेम्पलेट का काम करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको मैं एक एंजाइम के बारे में याद कराना चाहूं, तो हम लोग याद करते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहां पर मैं बात कर रहा हूं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज।
डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मुझे बताइए बच्चों कि ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये डीएनए के टेम्पलेट पर डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, डीएनए के टेम्पलेट पर डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब एक चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बस जानी चाहिए। अगर आपने कभी रेप्लिकेशन पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर पाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ वो एक्सटेंड करता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मैं इस चीज को दोबारा बता रहा हूं कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसका मतलब क्या है कि वो डीएनए के टेम्पलेट पर डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड कर सकता है। तो यहां पर हमने क्या देखा था, हमने यहां पर कुछ प्राइमर्स देखे थे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने यहां पर कुछ प्राइमर्स को ऐड किया था, हमने यहां पर कुछ प्राइमर्स को ऐड किया था। ठीक है, ये आपका प्राइमर हो गया। और यहां पर हमने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी। ठीक है, तो ये छोटा जो मैंने डीएनए सेगमेंट लिया है, ये आपका प्राइमर की तरह काम करता है। इसको हम लोग आरएनए प्राइमर बोलते हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। ये है क्या, आपका आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर। ठीक है, इसको हम लोग ओलिगो न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये बहुत छोटा सेगमेंट होता है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, अब यहां से जब ये एक बार, अच्छा हाँ, एक चीज और जो मैं यहां पर हमेशा भूल जाता हूं, आपको याद रखना चाहिए लेकिन, कि यहां पर अगर मैंने इसको क्या बोला है, ये 5' to 3' है, तो ये क्या होगा, ये आपका यहां से ये 5' to 3' होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि डीएनए के दोनों जो स्टैंड होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ये आपने जब पढ़ा होगा डीएनए के स्ट्रक्चर का, तो वहां पर इस चीज के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, तो अब मैंने यहां पर अगर मान लीजिए इसको बोल दिया, तो मुझे, अच्छा चलिए इसको मैं वापस से इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया 5' to 3', तो यहाँ पर ये 5' to 3। तो यहाँ पर जो मैंने डीएनए का सेगमेंट लिया है, मैंने लिया है इसको 5' to 3'। ठीक है, क्योंकि ये जो आरएनए प्राइमर होगा वो 3' एंड पे जुड़ेगा, तो ये होगा इसका 5' एंड, ये होगा इसका 5' एंड, और ये होगा इसका 3' एंड। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 3' एंड प्राइमर का खाली होना चाहिए, ताकि यहीं पर आकर कौन आएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहां पर क्या आएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए, और इसको क्या करेगा, इसको ये एक्सटेंड कर देगा। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एक्सटेंशन एक्सटेंशन करता है। ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसको एक्सटेंड जरूर कर सकता है, एक्सटेंड जरूर कर सकता है। अगर हम लोग यहां पर जो आरएनए प्राइमर यानी कि जो मैंने ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का जो यूज किया है, इसको मैं आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करूंगा, ताकि मैं यहां पर इसको एनिल करा दूं। तो पहला जो स्टेप अब मुझे समझ में आ गया कि पहला स्टेप तो मैंने क्या किया था, इसका डीनेचुरेशन किया, डीनेचुरेशन, और डीनेचुरेशन करने के लिए मतलब दोनों स्टैंड को आपस में एक दूसरे से अलग करने के लिए मैंने हीट का उपयोग किया था, और दोनों स्टैंड आपस से अलग हो गए थे। और ये पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप में जो मैंने बताया, वो मैंने क्या की, एनीलिंग की। एनील, इस चीज को वापस से मैं बेटा डिस्कस करूंगा। एनील किया मतलब मैंने यहां पर आरएनए प्राइमर क्या किया, इसको छोड़ दिया। अब मुझे यहां पर इसको एक्सटेंड करना है, और एक्सटेंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहां से यहां से इसको यहां से इसको क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा।
ठीक है। और जब एक्सटेंड करेगा इसको, जब एक्सटेंड करेगा तो यहां पर जो एंटी पैरेलल, इस स्टैंड की जो एंटी पैरेलल होगी वो उस स्टैंड का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन का काम कर सकता है, ये इसको स्टार्ट नहीं कर पाता, और इसीलिए मुझे यहां पर आरएनए प्राइमर यानी कि ओलिगो न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ी। ठीक है। तो जो थर्ड स्टेप होता है, जो कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज करा रहा है, दैट इज एक्सटेंशन, दैट इज एक्सटेंशन। ठीक है। और इसके लिए, इसको एक्सटेंशन के लिए इस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को सबस्ट्रेट चाहिए होगा और एनर्जी भी चाहिए होगी। मैंने क्या बोला, इस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को सबस्ट्रेट भी चाहिए होगा और एनर्जी भी चाहिए होगी। तो ये इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स ट्राईफॉस्फेट होता है, ट्राईफॉस्फेट होता है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट होता है। ये सबस्ट्रेट की तरह भी काम करेगा, और साथ ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, और साथ ही साथ एक चीज याद रखिएगा, तो इसके अंदर जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं वही से ये एनर्जी भी लेगा और ये एक्सटेंशन में हेल्प भी करेगा। तो यहां पर मैंने तीनों स्टेप्स आपसे अभी डिस्कस किए बहुत शॉर्ट टाइम में। मैंने क्या बताया कि पहला जो स्टेप होगा, मैंने क्या बोला, डीएनए डीनेचुरेशन, दूसरा मैंने क्या बोला, एनीलिंग, और थर्ड मैंने क्या बोला, एक्सटेंशन। तो ये तीनों स्टेप का यूज करके हम लोग बहुत कम टाइम में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से बहुत कम टाइम में डीएनए की मल्टीपल कॉपीज को तैयार कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट मुझे लगता है एब्सोल्युटली क्लियर होगा, और यहां तक कोई भी दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है। डीनेचुरेशन में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक किया। किसके थ्रू ब्रेक किया? हीट किया। और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं यहां पर हीट का उपयोग कर रहा हूं। ठीक है। फिर मैं दूसरा मैंने क्या बताया कि यहां पर मैंने स्मॉल न्यूक्लियोटाइड का यूज किया, जिसको मैंने बोला ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। ये आरएनए प्राइमर की तरह काम किया, यहां पर आके जुड़ गया, और इसी चीज को मैंने क्या बोला, एनीलिंग। और यहीं पर आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि अगर मुझे किसी भी डीएनए को जिसको मुझे एम्पलीफाई करना है, उसकी मुझे थोड़ी बहुत सीक्वेंसेस का अंदाजा लगा होना चाहिए। अदरवाइज मैं ये जो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो आरएनए प्राइमर को जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर रहा हूं, वो कैसे कर पाऊंगा जब तक कि मुझे इसके सीक्वेंसेस का पता नहीं होगा। और इसीलिए तो जिस भी डीएनए को हम लोग एम्पलीफाई करना चाहते हैं, उसकी कुछ सीक्वेंस का हमें अंदाजा होना चाहिए। ठीक है। इसको मैंने क्या किया था, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था, इसको मैंने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया। ठीक। तो ये वाला पॉइंट भी मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, और हम लोग अब इस चीज को देखने के बाद हम लोग आगे चलते हैं बेटा, कि क्या आगे कर सकते हैं हम लोग। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो अब मैं यहां पर एक दो चीज से आपको और रूबरू कराना चाहूंगा। ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर क्या यूज किया था? हीट यूज की थी। मैंने डीनेचुरेशन के लिए हीट यूज किया था, और ये हीट अप्रोक्सीमेटली होती है लगभग लगभग 90 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस अभी आप मोटा मोटी मान के चलिए। ठीक है। डीनेचुरेशन के लिए मैंने इतना ज्यादा टेम्परेचर का यूज किया। ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये जो डीनेचुरेशन के लिए जो मैंने 90 डिग्री सेल्सियस का यूज किया है, उसी जगह पर मैंने क्या यूज करके रखा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये वाला एंजाइम भी वहीं पर है। तो मुझे बताइए कि एंजाइम्स, मोस्टली एंजाइम्स या ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। और अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा तो आपको यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती होगी, बिल्कुल आनी भी चाहिए, कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर होने लगता है। तो मुझे बताइए कि इस टेम्परेचर पे क्या ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीनेचर नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो मुझे हर एक साइकिल में करना क्या पड़ेगा? इस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को वापस से ऐड करना पड़ेगा, हर साइकिल में ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कि इससे क्या होगा? इससे
कॉस्ट भी बढ़ जाएगी इस रिएक्शन की और साथ ही साथ टाइम भी लगेगा। तो कैरी मुलिस जी ने यही चीज सोची, यही चीज सोची और इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन क्या था कि अगर आपको याद आ रहे होंगे बेटा, तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो थर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने खोजा एक बैक्टीरिया, जिसका नाम था थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस। और इन्होंने ये सोचा, ये जो बैक्टीरिया था ये बहुत हाई टेम्परेचर पे भी अपने आप को क्या कर पा रहा था, रेप्लिकेट कर पा रहा था। और सिंपल सी बात है, इस बैक्टीरिया को भी अगर अपने आप को रेप्लिकेट करना है तो अपने आप को रेप्लिकेट करने से पहले इसको अपना डीएनए भी तो रेप्लिकेट करना पड़ता होगा। और ये क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे जी लिविंग, मतलब अपना जो लिविंग है वो शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता होगा वो भी ऐसा कुछ होता होगा जो कि थर्मो रेसिस्टेंट हो, मतलब कि हीट रेसिस्टेंस शो करता हो। तो इन्होंने वहां से एक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को आइसोलेट किया और यहां से इन्होंने लिया टी और यहां से इन्होंने लिया एक क्यू और इसको जोड़कर बना दिया एक एंजाइम, जिसको बोला टैक पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज। और मुझे बताइए कि टैग पॉलीमरेज को क्या कोई नया एंजाइम है? नहीं, टैग पॉलीमरेज वही डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है जो कि थर्मस एक्वाटिकस के लिए डीएनए रेप्लिकेशन का काम करता है। आ गई बात समझ में? तो अगर मैं अब इस टैग पॉलीमरेज का यूज डीनेचुरेशन के लिए कर लूं इन द पीसीआर टेक्निक, तो क्या होगा, मुझे बार बार डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा, जिससे मेरा कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, मतलब बच जाएगा और साथ ही साथ ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या यूज किया था? टैग पॉलीमरेज, जिसको इन्होंने आइसोलेट किया था थर्मस एक्वाटिकस से। मुझे लगता है ये बात आपको बिल्कुल हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अगर ये सही समझ में आ गई, आइए हम लोग वही जो चीजें अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए हैं उसी चीज को मैंने यहां पर पहले से ही लिख रखा है। पहला मैंने क्या बोला? पीसीआर इज मेथड फॉर एम्पलीफाइंग ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो क्या करना चाह रहे हैं, एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं या उसकी मल्टीपल कॉपीज को तैयार करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? पीसीआर। ठीक है, दूसरा क्या है? यूजिंग पीसीआर टेक्निक वेरी लो कंटेंट ऑफ डीएनए अवेलेबल फॉर सैंपल्स। सुनना पूरी बात ध्यान से। जैसे कि अगर हम फॉरेंसिक की बात करते हैं, याद रखिएगा, जैसे कि हम लोग फॉरेंसिक्स की बात करते हैं, मान लीजिए किसी जगह पे क्राइम हुआ है और वहां पर कोई ब्लड गिरा है और हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो किसी एक्यूज का हो सकता है या किसी का भी हो सकता है, तो हम, क्योंकि वो बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है, छोटा अमाउंट वहां पे मुझे हो सकता है कि डीएनए का मिले, तो उस डीएनए को मैं एम्पलीफाई करके उसका पता लगा सकता हूं। तो ये देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हम लोग बहुत छोटे अमाउंट ऑफ डीएनए से उसका यूज करके, हम लोग पीसीआर टेक्निक का यूज करके हम लोग उस डीएनए को बहुत अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजों में इसका फायदा मिलता है हमें। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहां पे लिख रखी है, कंटेंट ऑफ डीएनए अवेलेबल फ्रॉम सैंपल्स ऑफ ब्लड और सीमेन और एनी अदर टिश्यू और हेयर सेल्स कैन बी एम्पलीफाइड एंड एनालाइज्ड। मतलब उसको एम्पलीफाई करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड मैंने क्या बोला है? टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर व्हिच इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। मैंने अभी आपको बताया विच इज रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जो थर्मस एक्वाटिकस जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत, जहां पर क्या, जहां पर थर्मल वेंट्स होते हैं वहां पर मौजूद रहते हैं। वही चीज मैंने यहां पे लिख रखी है कि विच इज रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस कैन सर्वाइव अप टू 95 डिग्री सेल्सियस तक भी ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, चलिए, जहां पर ये रहता है। पीसीआर वॉज इन्वेंटेड बाय कैरी मुलिस इन 1985। तो ये सेम चीजें जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाई थी, इसको बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक बच्चों, यहां तक समझ में आ गया, तो हम अब और आगे चले। ठीक है, अब हमें यह देखना है
अब हमें यह देखना है कि कौन कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मुझे पीसीआर टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स, पहला तो मैंने याद रखिएगा कि जिस डीएनए को मुझे एम्पलीफाई करना चाह रहा हूं, जिस डीएनए सेगमेंट को मैं एम्पलीफाई करना चाह रहा हूं, वो डीएनए होना चाहिए। सिंपली बात है, सिंपल सी बात है। तभी तो मैं उस डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करके उसकी मल्टीपल कॉपीज को तैयार करूंगा। तो पहला डीएनए सेगमेंट जिसको मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, यानी कि उसको एम्पलीफाई करना चाह रहा हूं, पहला तो ये रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरा, मुझे क्या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स की जरूरत पड़ेगी बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि वो एज ए सबस्ट्रेट और एज ए एनर्जी में काम आएगा, जो कि हमें इस प्रोसेस में चाहिए होगा। थर्ड, मुझे लॉट्स ऑफ प्राइमर चाहिए होंगे। मुझे क्या चाहिए होगा बेटा? लॉट्स ऑफ प्राइमर। मैंने यहाँ पे प्राइमर ना बोल के लॉट्स ऑफ प्राइमर बोला है। आइए थोड़ा सा इस चीज को भी समझ लेते हैं। यहां पर समझो, जब ये डीएनए सेगमेंट, सॉरी, जो ये डीएनए स्ट्रैंड आपस में जब अलग हुए, ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि ये भी तो आपस में जब मैं यहाँ पर एनीलिंग के लिए, जब मैं यहाँ पर एनीलिंग के लिए इस आरएनए प्राइमर को यहाँ पर रखूंगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड आपस में एनील हो जाएं। तो इस चीज से बचने के लिए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में रीएनील ना हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूंगा? लॉट्स ऑफ प्राइमर दूंगा, ताकि प्रोबेबिलिटी, सिंपल सी बात है बेटा, जब आपने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा क्या कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो सबस्ट्रेट ज्यादा होगा वही उससे जाकर जुड़ता है एंजाइम से, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर आरएनए प्राइमर ज्यादा होंगे तो इसकी जुड़ने की प्रोबेबिलिटी स्ट्रैंड से ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इनके रीएनील होने की संभावना से, ठीक है। तो वही सेम सेम चीज मैंने यहां पर लिख रखी है, इसीलिए मैंने यहां पर क्या यूज किया है कि, हाँ, कहा गया, लॉट्स ऑफ प्राइमर लिखा है, ठीक है। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज, मैंने पहले ही बताया है कि स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए, सिंपल सी बात है। और मैंने यहीं पर आपको इसका एक ड्रॉबैक बताया था कि आपको अगर किसी डीएनए को अगर एम्पलीफाई करना है तो उसके सीक्वेंसेस का आपको थोड़ा बहुत अंदाजा पहले से होना चाहिए, अदरवाइज मैं कैसे प्राइमर को फॉर्मेशन कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर रहा हूं, विच एक्सपोज्ड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसी पर आकर 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आसपास ही आपका जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है वहां पर जुड़ेगा और उसको एक्सटेंड करेगा, विल बाइंड टू ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट इन द डीएनए टेम्पलेट। और ये चीज मैंने पहले ही बोल दी, स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए टू सर्व एज ए इनिशियल टेम्पलेट। और सेकंड मैंने क्या बोला? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट to serve as the substrate for DNA polymerase, as well as it provides energy which is which is which is required in the polymerase chain reaction, ठीक है। और फ्यू नेसेसरी आयंस भी जरूरत होती है बेटा, जैसे कि मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन डीएनए पॉलीमरेज के लिए एक कोफैक्टर की तरह काम करता है, और भी इसके फायदे होते हैं। मैग्नीज आयन भी होता है यहाँ पर, लेकिन याद रखिएगा इन आयंस के और भी काम होते हैं, लेकिन आपके लेवल पे बस आपको इतना ही याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर 4 चीज रिक्वायरमेंट बताई, वो चीज रिक्वायरमेंट्स आपको याद रखनी है। पहला मैंने क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया, पहला है आपका, क्या बोला बताइए, वो डीएनए सेगमेंट जिसको मुझे एम्पलीफाई करना है। दूसरा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट विच एक्ट एज ए सबस्ट्रेट प्लस इट प्रोवाइड्स एनर्जी विच इज रिक्वायर इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थर्ड मैंने क्या बताया, लॉट्स ऑफ प्राइमर। मैंने प्राइमर न डाल के लॉट्स ऑफ प्राइमर बोला है, क्यों? ताकि मैं रीएनील को रोक सकूं, रीएनील ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को रोकने के लिए मैंने यहां पर लॉट्स ऑफ प्राइमर का यूज किया है। और फोर्थ जो मैंने बताया आपको, क्या बोला, नेसेसरी आयंस बताया, ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज आयन। तो ये वाला पॉइंट, बेसिक रिक्वायरमेंट भी आपको समझ आ गई। तो हर एक चीज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो भी जहां से भी क्वेश्चन बेटा अराइज हो सकते हैं, वो चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब इसको द डीएनए डिपेंडेंट, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज कैन ओनली ऐड न्यू न्यूक्लियोसाइड टू द 3 हाइड्रोक्सिल एंड ऑफ ग्रोइंग स्ट्रैंड, they therefore require the presence of RNA primer to get started। इस चीज को मैंने क्या नहीं बताया, वही सेम चीज तो मैंने बताई थी कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता, वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड कर सकता है। और यही सेम चीज को मैंने यहां पर लिख दिया है ताकि आपको ये चीज याद रहे। तो हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बेहतर ढंग से आपको समझाने की इसीलिए कोशिश करता हूं बेटा कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप उसके लिए निश्चित तौर पे पहले से ही तैयार रहें, ठीक। चलिए,
अब हम लोग स्टेप्स के बारे में देखते हैं। तो अब मैं स्टेप्स को वापस से एक वन बाय वन समझाकर आपसे विदा लूंगा मतलब आज के लेक्चर में विदा लूंगा। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है, पहले हमने क्या लिया? पहले हम लोग ने लिया डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया। वो डीएनए जिसको मुझे, अब मैं वापस से बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो डीएनए लिया, वो डीएनए का सेगमेंट लिया जिसको मुझे एम्पलीफाई करना है और उसकी मुझे मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, अब मैंने क्या करना है? सबसे पहला स्टेप जो मैं यहां पर परफॉर्म करूंगा दैट इज डीनेचुरेशन। क्योंकि मुझे मल्टीपल कॉपीज तैयार करने के लिए मुझे दोनों डीएनए के सेगमेंट जो होंगे उनको एज ए टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा। और टेम्पलेट यूज करने के लिए मुझे उनको सबसे पहले सेपरेट तो करना पड़ेगा ना। और सेपरेट करने के लिए मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक, तो पहला जो स्टेप मैंने यहां पर बताया दैट इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन और डीनेचुरेशन मैंने कैसे किया है? ठीक है, अब डीनेचुरेशन में मैंने यहां पर यूज करना है हाई टेम्परेचर। और ये हाई टेम्परेचर अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो ये ऑलमोस्ट हो सकता है 94 डिग्री सेल्सियस या 92 डिग्री सेल्सियस। 92 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं इसकी रेंज लिखूं तो 90 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस तक मैं इसको यूज कर सकता हूं। डीनेचुरेशन में ज्यादा हीट अगर होगी बेटा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास टैग पॉलीमरेज है। ठीक है, और इसीलिए मैंने डीनेचुरेशन में 92 डिग्री सेल्सियस का यूज किया। दोनों स्ट्रैंड्स जो आपस में जुड़े थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो आपस में अलग हो जाए। तो यहां पर दोनों स्ट्रैंड आपस में अलग हो गए। अब मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर मुझे उस डीएनए सेगमेंट को देखना पड़ेगा। डीएनए में उस डीएनए सेगमेंट को देखना पड़ेगा जो मेरा डिजायर्ड, यानी कि जो मेरी जीन है उसको अगर मैं एम्पलीफाई करना चाह रहा हूं। तो मान लीजिए ये पूरा डीएनए है, लेकिन पूरा डीएनए में मुझे एक सेगमेंट ऑफ जो डीएनए है, जो मेरा सेगमेंट ऑफ डीएनए है जहां पर मुझे जिसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। सपोज कीजिए ये मैंने व्हाइट कलर से बना रखा है। ठीक है, अब इस सेगमेंट ऑफ डीएनए का कुछ जानकारी मुझे, उसके जो सीक्वेंस की जानकारी मुझे पहले से होनी चाहिए। पहले से इसलिए होनी चाहिए क्योंकि मैंने अभी ही बताया था कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या नहीं कर सकता? वो क्या नहीं कर सकता? डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? एक्शन कर सकता है। तो मुझे यहां पर एनीलिंग ऑफ प्राइमर करना पड़ेगा। तो सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिखा दैट इज annealing annealing of primers annealing of primers। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये जो एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स है, ये जो बहुत एनीलिंग ऑफ जो प्राइमर्स है, ये एक्चुअली क्या है? ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बार बार लिख रहा हूं। और इसको मैं आर्टिफिशियली क्या कर रहा हूं? सिंथेसाइज कर रहा हूं। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर रहा हूं। ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पे एनीलिंग, तो पहला स्टेप अपने को समझ में आया। मैंने क्या किया? डीनेचुरेशन किया। ठीक है, और दूसरा स्टेप मैंने क्या किया? एनीलिंग ऑफ प्राइमर। अब आपको यहां पर, अगर मैं यहां पर टेम्परेचर को मुझे इस सेक्शन में थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये पूरा कंप्यूटराइज होता है बेटा, तो हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा और कम कम कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो एनीलिंग में जो टेम्परेचर हम लोग यूज करने वाले हैं वो टेम्परेचर होगा 55 डिग्री सेल्सियस। 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, टेम्परेचर आपको यहाँ पे 92 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पर 55 डिग्री सेल्सियस था। ये टेम्परेचर जो होगा ये मे एक्सटेंड 50 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक रेंज भी लिखते जा रहा हूं। ठीक है, अब जो थर्ड, तो अब मैंने यहां पर क्या किया? ये जो मैंने जोड़ दिया है
दैट इज एनिल। ये क्या है आपके बेटा? प्राइमर्स हैं। ये क्या है आपके? प्राइमर्स हैं। प्राइमर्स। ठीक। अब देखिए, अब मैंने यहां पर अगर मैंने बोल दिया हम्म, ठीक, ये है आपका 3' और ये है 5'। तो ये क्या होगा? 5' और ये क्या होगा आपका 3'। ठीक है, मैंने इसको अलग कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका 3', ये क्या हो गया 5', ये क्या हो गया आपका 5' और ये क्या हो गया आपका 3'। वही सेम चीज होगा, ये आपका हो जाएगा 3', ये हो जाएगा आपका 5'। फिर यहाँ पर क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 5' टू 3'। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये जो प्राइमर होगा, ये जो प्राइमर है ये आपका 3' एंड पे जुड़ा। ठीक है, 3' एंड पे जुड़ा, ये प्राइमर मैंने जोड़ दिया, एनीलिंग ऑफ प्राइमर करा दी। लेकिन एक चीज आपको यहां पर अच्छी तरीके से याद रखनी है कि ये जो प्राइमर है इसका 3' हाइड्रोक्सिल एंड क्या होगा? क्या होगा? खाली होगा। 3' हाइड्रोक्सिल एंड क्या होगा? इसका खाली होगा। ठीक है, तो अगर मैं प्राइमर की बात करूं, सुनते रहना बेटा बात ध्यान से, तो ये क्या होगा इसका? तो ये 5' एंड होगा और ये इसका 3' एंड। ठीक है, और इसी 3' एंड पर फिर आपका क्या आएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यानी कि टैग पॉलीमरेज। और क्या करेगा? ये इसको एक्सटेंड करके वापस से डीएनए को रेप्लिकेट कर देगा। सिंपल सी बात है। ठीक, तो यहां पर आपका आ गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये मैं बेटा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बना रहा हूं, वही सेम चीज मैं यहां बनाऊंगा। जुड़ गया यहां पर, और फिर क्या करेगा? ये इसको एक्सटेंड कर देगा। तो यहां पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने इधर क्या किया? ये आपका क्या था? 5'। ये क्या था? 5' एंड। ये क्या था? 3' एंड। और ये क्या था आपका? बहुत सिंपल सी बात है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका 3' एंड, ये आपका 5' एंड, क्योंकि 3' एंड पे ही आपका प्राइमर जुड़ेगा। तो ये होगा आपका 5' और ये क्या होगा आपका 3' एंड। और यहीं पर आपका क्या आके जुड़ेगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या है आपका? जिसको मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, क्योंकि मैं टेम्परेचर का ज्यादा यूज करूंगा, तो ये है आपका टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, और यहां पर जिस स्टेप का मैं यूज कर रहा हूं, जिसको मैंने क्या बोलना है? एक्सटेंशन। तो थर्ड जो, ये थर्ड आपका यहां पर मैं लिख देता हूं, थर्ड जो है आपका दैट इज एक्सटेंशन। तो 3 स्टेप जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे वहां पर मैंने वापस से डिस्कस कर लिए। ये है आपका टैग पॉलीमरेज, और यहां पर जो मैं टेम्परेचर यूज करने वाला हूं दैट इज दैट इज 72 डिग्री सेल्सियस। 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मैं यहाँ पर यूज करूँ। तो यहाँ पर जो भी स्टेप्स मैंने यहाँ पर बताए हैं आपको, उन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। स्टेप्स के साथ साथ कि कौन कौन से टेम्परेचर मैंने यूज किया है वो भी आपको ध्यान रखना है, और किस तरीके से किस एंड पे आपका एनीलिंग ऑफ प्राइमर हो रहा है वो भी ध्यान रखना है। ये चीजें आपको अगर बेहतर समझ में आई होंगी अगर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, तो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो स्टेप्स यहां पर बेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। पहला स्टेप क्या है आपका? डीनेचुरेशन।
दूसरा स्टेप क्या है आपका एनीलिंग ऑफ प्राइमर, और थर्ड स्टेप की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कौन करा रहा है आपका? टैग पॉलीमरेज करा रहा है। याद रखिएगा वो कहां से स्टार्ट करेगा? 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड जो खाली होता है आरएनए प्राइमर का, वहां से उसको एक्सटेंड करेगा, और वहां से फिर आने वाले जो इसके आगे जब होगा तो हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, आइए थोड़ा देखते हैं। यहां पर मैंने डायग्राम डाल रखा है, ध्यान से देखो। ये था आपका क्या? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मैंने पहला क्या कराया? डीनेचुरेशन कराया, दोनों स्टैंड अलग हो गए। फिर मैंने क्या कराया? एनीलिंग ऑफ प्राइमर, यहां मैंने एनीलिंग ऑफ प्राइमर करा दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे प्राइमर जोड़ा था, जिसको फिर मैंने एक्सटेंड करा दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हुआ, यहाँ पे 3 प्राइम था तो हो गया एक्सटेंशन, यहाँ पे भी एक्सटेंशन हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पर बहुत कम टाइम में, यहाँ पे देखो एक साइकिल में 2 बिने, 2 साइकिल में 4, 3 साइकिल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और फोर्थ साइकिल में आपके 16। तो कितने, देखिए आप सब समझिए कि इतने बहुत कम टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा क्या बना सकते हैं, आपके डीएनए सेगमेंट्स को, जो कि मेरा रिक्वायरमेंट है, उसको मैं बहुत तेजी से क्या कर सकता हूं, लगभग 20 साइकिल का जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो मैं लगभग 1 मिलियन कॉपीज को तैयार कर सकता हूं, ठीक है। तो इस डायग्राम को भी मैंने यहां पर इसीलिए बता दिया ताकि आपको याद रहे। यहां वो मैंने एक्सटेंशन लिख रखा है, यहां पर आप इलोंगेशन लिख रखा है, दोनों सेम चीज है, तो दोनों को आप अलग अलग मत समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर होता है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन खत्म। ऐसे कैसे? अभी हमको एप्लीकेशन के बारे में देखना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, पहला पॉइंट। पहला, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। डीएनए एम्प्लीफिकेशन ऑफ, हम लोग कहां कहां पर यूज कर रहे हैं? डीएनए एम्प्लीफिकेशन ऑफ किसका किसका यूज किया था बताइए? एक तो मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने क्या किया था? एम्प्लीफाई किया। दूसरा, मैं वेक्टर को भी क्या कर सकता हूं? एम्प्लीफाई करूंगा, ठीक है। तो मैं दोनों जोड़ को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवा लूंगा। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं, हम लोग डायग्नोसिस में भी यूज कर सकते हैं इसका, हम लोग डायग्नोसिस में भी यूज कर सकते हैं। सुनना बात ध्यान से, जब मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा था पल्मोनरी मेडिसिन में, तो वहाँ पर बहुत सारे टीबी के पेशेंट्स आते थे। तो टीबी के पेशेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर एक हम लोग टेस्ट कराते थे बैक्टीरिया को जांच करने के लिए। जो आपका कौन सा बैक्टीरिया होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीबी कॉज कराता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो बहुत स्लो ग्रोइंग होता है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग उस बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए हम लोग टीबी नाट कराते थे, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, सीबी नाट हम लोग उसको बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। वो भी एक तरह का क्या था? आपका पीसीआर ही था, ठीक है। तो हम लोग टीबी में, टीबी जैसे कि डायग्नोसिस में भी हम लोग, जैसे कि स्लो ग्रोइंग अगर कोई बैक्टीरिया है, अगर हमने क्या बोला? स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया, और मैं उसका अर्ली डायग्नोसिस करना चाह रहा हूं, स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है। अब इस स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें, सिंपल सी बात है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दैट इज टीबी। और टीबी को जो कॉज कराता है बैक्टीरिया, वो क्या होता है आपका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। और इसके डीएनए को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, तो मुझे पता है कि अगर मैं पीसीआर टेक्निक का यूज कर लूं तो मैं बहुत ही जल्दी डायग्नोसिस करके टीबी का पता लगा सकता हूं, और उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकता हूं। तो डायग्नोसिस में भी कितना बड़ा हेल्प है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था फॉरेंसिक्स, ठीक है। तो फॉरेंसिक्स में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और चौथा अगर हम बात करें
तो कैंसर में हम लोग, कैंसर के डायग्नोसिस में भी हम लोग, कैंसर के डायग्नोसिस में हम लोग, जैसे कि अगर आपको याद आ रहा होगा, यहां पर कैंसर में जब आपको मैंने पढ़ाया था प्रोटो ऑन्कोजीन्स, प्रोटो प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होती हैं, उनका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इन जीन्स को भी पता लगाने के लिए हम लोग पीसीआर टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन की जब हमने बात की तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन किया हमने, किसका, जीन ऑफ इंटरेस्ट का और वेक्टर का, और इसको हमने यूज कहाँ पर किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या एप्लीकेशंस, ठीक है। अब वापस से फटाफट इस जो आज का लेक्चर है उसको रिवाइज करके हम लोग जो लास्ट लेक्चर होगा उसको मैं कल डालूंगा, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्थ। उसको डिस्कस करने पे से पहले वापस से मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, आपका पीसीआर। पीसीआर मोटा मोटी क्या है, आपको ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बहुत कम टाइम में डीएनए की मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सकते हैं, यानी कि डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं। इसको करने के लिए मुझे 3 स्टेप की जरूरत पड़ती है, दैट इज डीनेचुरेशन, एनीलिंग ऑफ प्राइमर, और थर्ड मैंने क्या बोला, एक्सटेंशन यानी कि इलोंगेशन। ठीक है, ये तीनों चीजें आप बिल्कुल दिमाग में ऐसे बसा लीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने क्या बोला था कि डीनेचुरेशन कराने के लिए मुझे टेम्परेचर को हाई रखना पड़ेगा, लेकिन उसी जगह पर आपका क्या पड़ा हुआ है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, डीएनए के टेम्पलेट पर डीएनए के फॉर्म करने वाले एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इसके बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है वो आपका रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अगर वहां पर आकर प्राइमर जुड़ गया है तो वो उसको एक्सटेंड ही कर सकता है। ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप दिमाग में बसा लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है वो आपका एंजाइम है, और मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन। और अगर मैं डीनेचुरेशन के लिए ज्यादा टेम्परेचर का यूज कर रहा हूं तो ये जो एंजाइम है ये डीनेचर हो जाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा। तो मुझे बार बार इस एंजाइम को ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारा कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, और जो रिएक्शन की जो आपकी जो फास्टनेस है वो भी कम हो जाएगी। तो इस चीज से हम लोग निजात पाने के लिए हमने क्या किया, थर्मस एक्वेटिकस से उसका जो एंजाइम था जिसको हमने नाम दिया टैग पॉलीमरेज, उसको उधारी लिया, उधार लेकर हमने क्या किया, उसको यहां पर यूज किया, क्योंकि वो थर्मो रेसिस्टेंट होता है। थर्मो मतलब कि वो हीट को सह सकता है उतने ज्यादा। तो हमने टैग पॉलीमरेज का यूज करके हमने क्या कराया था, एक्सटेंशन कराया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट डीनेचुरेशन, दूसरा एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम लोग आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर रहे थे। और थर्ड मैंने क्या बताया आपको, इलोंगेशन। तो बार बार मैंने आपको हर एक चीज बेहतर तरीके से समझा दी, बता भी थी। कोई भी चीज अगर आपको बेटा समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर कोई और दिक्कत होगी तो उसको भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है जो कि 4 मई को है। फॉर्म आपको भरना स्टार्ट कर देना चाहिए, जब भी शायद अभी डेट स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और अगर कोई उसमें समस्या होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर कि किस तरीके से हम लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें डॉक्यूमेंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपके लिए एक छोटा सा जो वीडियो होगा उसको मैं अलग से बनाकर आपको बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप पेशेंस के साथ अपना पढ़ाई चालू चालू रखिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि अगर कोई और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको वहाँ पर बनाकर आपको लिए प्रदान कर दूंगा। ठीक है, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच बेटा।